अगर आप देखिए तो अकेले शिवराज सिंह चौहान ने 230 में से कल की तारीख तक 140 विधानसभाएं कवर कर ली हैं। वो औसतन हर दिन 10 से 13 सभाएं करते हैं, रोड शोज़ करते हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेता भी एक दिन में 4 से 5 सभाएं करते हैं, रोड शोज़ नहीं करते उसमें। 2018 में भी मतलब जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह एक तरफ, अकेले फाइट शिवराज सिंह चौहान ने की थी और ज़बरदस्त फाइट की थी उन्होंने, बिल्कुल वो कंपटीशन क्लोज पे ला दिया था। और अभी भी वो ज़बरदस्त तरीके से, मतलब जो बात अभी बोल रहे हैं एमपी के मन में मोदी, तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। ये पूरा इलेक्शन जो फाइट कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं। देखिए, पिछले अगर एक दशक में अगर हम एक बात पे गौर करें तो एक बात समझ में आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सामने दिखाई देता है, सड़क बनती है तो दिखाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ एक अनुभव ये भी आया है कि स्कूलों की इमारतें बनी हैं लेकिन शिक्षक नहीं हैं, अस्पतालों की इमारतें बनी हैं लेकिन वहाँ पर जांच की सुविधाएं नहीं हैं। अगर हम मेडिकल फैसिलिटी देखते हैं, मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे रक्त शक्ति के नाम पे काम करती हूँ। मैं वहाँ पे जब पहुँचती हूँ तो महिलाएं बोलती हैं कि इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं मैडम, हम इतने चक्कर लगाते हैं हॉस्पिटल के, वहाँ डॉक्टर्स नज़र नहीं आते हैं। एक महिला इतने, मतलब महिलाओं की डेथ हो जाती है क्योंकि उनको यही नहीं पता होता है कि उनकी परेशानियों का सोल्यूशन क्या है। मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में हर विधायक को हर महीने जो टेलीफोन का भत्ता है, अब तो हम लैंडलाइन नहीं लगाते, टेलीफोन का भत्ता 10,000 रुपये मिलता है हर महीने। आप मुझे किसी भी एयरटेल में मैं जाके पता जब करता हूँ तो 1199 रुपये का सबसे महंगा प्लान है, जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉल्स हैं। अगर मैं जोड़ूँ कि उनकी एक सहायक को और उनके एक ऑफिस स्टाफ को भी आपने दे दिया, 3600 रुपये पड़ते हैं। 10,000 रुपये की जरूरत क्यों पड़ती है? हम देख पा रहे दोनों पार्टियों में एक किस्म की होड़ है। पूरे भोपाल में हमने जो भी लगाया इन होर्डिंग और ये सब जो उसका हिसाब, केवल और केवल उसमें मुफ्त की बात चल रही है कि हम आपको बिजली फ्री दे देंगे, आपको पानी दे देंगे, 1 लाख रुपया दे देंगे, 1250 रुपये महीने का दे देंगे, वो कह रहे हैं 1500 दे देंगे, ये कर देंगे, आपकी एमएसपी को हम इतना यहाँ तक पहुँचा देंगे। एमएसपी खैर एक दूसरा इशू है, लेकिन देने लेने के अलावा ये जो इमीडिएट मनी पंपिंग के अलावा कोई इस तरह का एक लार्जर और कोई विजन नहीं है। जो यूथ एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है वो एमपी में बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे एग्जाम होते हैं तो हर एग्जाम में घोटाला हो जाता है, वैकेंसी निकलती नहीं है, लोग 3-3, 4-4, 5 साल से बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मतलब वो मेंस तक पहुंच गए, इंटरव्यू दे दिया, रिजल्ट नहीं आया। तो यूथ भी बहुत ये अभी इस चुनाव में मैंने जो ऑब्जर्व किया, वो लोग का जो सेंटिमेंट है बहुत अगेंस्ट है। बेरोजगारी भत्ते की आप बात कर रहे हैं लेकिन रोजगार की आप बात नहीं कर रहे हैं और उसका रोड मैप नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बात करी है। बहुत सैड कि हम बेरोजगारी भत्ते की बात होती है लेकिन रोजगार की बात वेरी सैड। अच्छा हाँ, ये भी तो मजेदार है, पिछले चुनाव में कंप्यूटर बाबा, मिर्ची बाबा बीजेपी के थे, फिर कांग्रेस में आ गए। वैसे ही जो कथावाचक हैं प्रदीप मिश्रा और वो बागेश्वर धाम वाले, उनको जाकर भी पैर छुआ गया, जबकि वो हिंदू राष्ट्र और तमाम बातें करते थे। बागेश्वर बाबा का यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट है? वैसे आए थे अभी 5 लाख मिला नहीं, मनीषा को मिलवाते। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो, मनीषा इज बैक। हाय गाइस। तो हम लोग भोपाल पहुंच चुके हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री द न्यूज़ मिनट इलेक्शन कवरेज फंड के तहत हम आप तक ये सारी कवरेज पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं और हम मॉर्निंग शो के जरिए आप तक क्या माहौल है, किस तरह का एक आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भोपाल में, ये भोपाल का बहुत आइकॉनिक जगह है जो कि बोट क्लब है, और सबसे बड़ी जो झील है भोपाल की वो हमारे ठीक पीछे है। वहाँ पर हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मैं परिचय जल्दी जल्दी उनका करवाऊँ और उसके बाद हमारी बातचीत जो है वो बहुत कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें इस दौरान हमारे सामने निकल कर आई हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति, उसके मुद्दे क्या हैं, लोगों के क्या ज़रूरतें हैं। तो ये लोग हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति को, यहाँ के लोगों को, इनके मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से जानते समझते हैं। उनसे हम जानने समझने की और आप तक एक नज़रिया पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सचिन जैन है। सचिन विकास संवाद नाम से एक संस्था चलाते हैं और जिसका काम है गरीबी, कृषि, कानून, तमाम इन तरह के अलावा संविधान के ऊपर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना और उसकी तमाम चीज़ों की जो भावना, मूल भावना है, उसको बहुत निचले स्तर तक, सबसे आखिरी आदमी तक जो पहुँचाने, उसकी समझ बनाने की कोशिश, वो काम विकास संवाद का है। सचिन जी, स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ अनुराग द्वारी हैं। आप सब लोग जानते हैं, लगातार नेशनल मीडिया पर आप लोगों ने इनको देखा है, इनकी रिपोर्ट्स देखी हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश के हेड हैं एनडीटीवी के और राजनीतिक अपनी समझ के लिए हमारे जाने जाते हैं। हमारे साथ होंगे आज। मेरे साथ मीता बाधवा है। मीता बाधवा भोपाल में रहती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा हमारे 2 साथी मनीषा और प्रतीक गोयल। प्रतीक ने भी काफ़ी यहाँ पर मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया है। जो
आज हम देख पा रहे हैं अखबारों में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा विज्ञापन, और सारे अखबारों में यही विज्ञापन छपा है। बेसिकली ये जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है वो है, और इसमें अगर मैं जल्दी थोड़ा सा कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको पढ़ूं तो एक चीज़, एक तस्वीर सामने निकल कर आती है। मसलन 5 सालों तक गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन, उज्ज्वला और लाडली बहनों को मिलेगा 450 रुपये में गैस सिलेंडर, मध्य प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना भी शुरू करेंगे। कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। तो 18 साल तक एक सरकार रही है अपने काम का। हालांकि ये कहना कई बार लगता है 18 साल आप जब कह देते हैं तो लगता है कि 18 साल से लगातार चल रही है, लेकिन उसने बीच में 2-3 बार परीक्षाएं दी हैं 5-5 साल पर चुनाव लड़के। तो वो भी एक पहलू होता है कि हम जब आज बैठे हैं तो 18 साल की बजाय 5 साल की ही बात करना ज़्यादा मुनासिब होगा। फिर भी एक सरकार की, राज्य की योजनाओं से ज़्यादा केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र है अखबारों में। जो सबसे बड़े चेहरे हैं शिवराज सिंह चौहान, वो कहीं ना कहीं इसमें मिसिंग नजर आते हैं। ये खबरें लगातार चल रही हैं। तो अनुराग, हाँ इनफैक्ट दिल्ली में पिछले 4 महीने से हम लोग ने सबसे ज्यादा मामा जी को ही देखा एड्स में, मामा भांजी वाला एड, हर जगह शिवराज सिंह चौहान। लेकिन यहाँ आके होर्डिंग्स में ज्यादातर मोदी जी का चेहरा है। सबसे बड़ा स्लोगन भी ये है कि एमपी के दिल में मोदी, मोदी के दिल में मन में मोदी। हेडलाइंस आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान ने बहुत क्लियरली बोला कि माय वर्क इज टू विन द इलेक्शन, पार्टी विल डिसाइड द सीएम। अमित शाह बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत गई एमपी में तो फिर मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो एक ऐसे लग रहा है कि या तो एंटी इनकम्बेंसी हटाने के लिए, तो इसके बारे में आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा जानने एंटी इनकम्बेंसी है क्या अनुराग भाई इतना ज्यादा, या क्या मोदी अनपॉपुलर? फैक्टर उसको बिल्कुल overshadow इतने करेगा? सालों तक कोई भी रहता है तो बड़ा स्वाभाविक है कि आप कहीं भी जाइए तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप पूछिए कि भाई इन चुनाव में क्या मुद्दा है, कहते हैं बदलाव करना है। तो जैसे हम किसी सामान से बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं तो उस तरह की कोई जो भावना आती है, तो वैसे ही वो हम अगर उनसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं मुद्दे क्या हैं, क्यों आप बदलाव चाहते हैं, कहते हैं नहीं बस हो गया बदलाव है। लेकिन क्या वो प्रतिशत सरकार बदल सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि ये बहुत रैंडम लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बड़ा प्रतिशत कह रहा हो कि नहीं हम बदलाव चाहते हैं। अगर आपने 10 लोगों से पूछा तो शायद एक आधा कहे कि हम बदलाव चाहते हैं बगैर किसी कारण के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कारणों के साथ कहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि शहर भर में बहुत सारे जो पोस्टर लगे हैं उसमें आपको मुख्यमंत्री नहीं दिखेंगे। जब बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर 50 मीटर बाहर 3 बड़े होर्डिंग लगे थे आज से 3-4 महीने पहले, उसमें नड्डा जी थे, अमित शाह थे, प्रधानमंत्री थे, उसमें शिवराज सिंह चौहान नहीं थे। और आश्चर्यजनक रूप से जब इस कहानी को हमने कहा तो अगले दिन उनकी भी और जो वीडी शर्मा है उनका भी एक आदमकद कटआउट लग गया था। तो इन चीज़ों को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि कैसे एंटी इनकम्बेंसी को पार्टें, जाहिर सी बात है सामने जो चेहरा दिखता है नाराज़गी उससे ज़्यादा होती है। कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी का एक बड़ा वोटर बेस है और वो चाहते हैं उस पार्टी को वोट देना, पर उससे जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ से विधायक हैं कृष्णा गौर। अब कल मैं उनके इलाके गोविंदपुरा में था तो एक शिवनगर करके इलाका, वहाँ की सड़कें वाकई बेहद ख़राब हैं। तो वहाँ के लोग पारंपरिक रूप से बीजेपी को वोट देते हैं क्योंकि 77 के बाद से वहाँ से कभी बीजेपी हारी नहीं है। बाबूलाल गौर भी 8 दफ़े विधायक रहे हैं और वो बीजेपी के वोट का एक वर्ग है, मतलब जो एक वोटर बेस उन्होंने तैयार किया है। लेकिन वो कहते हैं कि हम कृष्णा गौर से नाराज़ हैं क्योंकि हमारी सड़क नहीं बनी। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। सचिन जी, आपने भी बहुत सारा कुछ इलाकों में लगातार जाके और लोगों से बातचीत की, उनके मुद्दे क्या आपको नजर आए? एक तो हम यहाँ पर देख के हमारी समझ में आता है कि भ्रष्टाचार जैसी चीज़ है, कई सारे मुद्दे सरकार पे के ऊपर लगे हैं। क्या वो वहाँ पर भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें आपके नज़र में आई, या कि उनके मुद्दे कुछ और हैं, बहुत बुनियादी किस्म के मुद्दे हैं कि खेती, किसानी या बिजली पानी जैसा सड़क की बात आई, इस तरह के मुद्दे हैं? देखिए, पिछले अगर 1 दशक में अगर हम एक बात पे गौर करें तो एक बात समझ में आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सामने दिखाई देता है, सड़क बनती है तो दिखाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ एक अनुभव ये भी आया है कि स्कूलों की इमारतें बनी हैं लेकिन शिक्षक नहीं हैं, अस्पतालों की इमारतें बनी हैं लेकिन वहाँ पर जाँच की सुविधाएँ नहीं हैं। तो एक नज़रिए से हमको थोड़ा सा इसको एक व्यापक नज़रिए से देखने की कोशिश करना पड़ेगी कि पिछले 10-15 सालों में जो हम ग्रोथ की या विकास की बात करते हैं तो लोगों की अपनी एक समझ बनी है ग्रोथ को लेकर के, और वो आसपास देख रहे हैं कि किस तरीके का विकास हो रहा है और उसको कहीं ना कहीं वो अपने आप से जोड़ करके भी देखते हैं। और फिर जब ये बात आती है कि उनको क्या मिला, उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं क्या, तो उस स्तर पर आकर के जब वो देखते हैं तो पता चलता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा हुआ है लेकिन बेसिकली वो सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच रही हैं।
और इसने कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक जो निष्कर्ष बनाने की प्रक्रिया है, उसको जो पुश करने का काम है, वो ज़रूर करना शुरू किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक और बात ये देखी जानी चाहिए कि जो पूरा कैश इंसेंटिव्स की स्कीम शुरू हुई है, डीबीटी की स्कीम शुरू हुई है, लाडली बहना जैसी योजना है, तो ये अपने आप में ये बताती है कि सरकार को भी या राजनीतिक जो दल हैं उनको भी ये चीज़ समझ में आने लगी है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ ना कुछ गैप रहा है, लोगों तक चीज़ें नहीं पहुंची हैं, जिसको मैनेज करने की कोशिश इस तरीके से की गई। तो मुझे जो एक चीज़ समझ में आती है वो ये है कि अल्टीमेटली लोगों की अपनी एक राजनीतिक चेतना बढ़ी है, उनको वो चीज़ें समझ में आना शुरू हुई हैं और कहीं ना कहीं वो उनको एक उनका निर्णय लेने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाएगी। और एक आखिरी और बिंदु अगर इसमें जोड़ूं वो है, मुझे जब हम गाँव के नज़रिए से देखते हैं तो पंचायतों का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है, लेकिन जिस तरीके से उस पूरे इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करने की कोशिश हुई है और एक तरीके से अगर हम देखें कि करप्शन का इंस्टीट्यूशनल अगर सबसे ज़्यादा डैमेज अगर होता है तो वो पंचायत के ऊपर हुआ है। मनरेगा जैसी स्कीम अगर हम देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें, जिस योजना का जिक्र इस अखबार में है, अगर आप गाँव में जाकर के देखेंगे कि तो लोगों को पहली इंस्टॉलमेंट मिली है, दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली नहीं है, दूसरी उनको किस्त उसकी मिली नहीं है और लोगों को अपनी तरफ से पैसा लगा करके अपने मकान जो है वो पूरे करने पड़ रहे हैं। तो कुल मिला करके जब हम भ्रष्टाचार के नज़रिए से देखते हैं तो इसका सीधा असर जो है वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी पड़ा है। वो पिछले 18 सालों में हम ये मानते हैं कि बीजेपी के लिए शायद एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स बन रहा था अपनी पावर को बढ़ाने का, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं अभी कमज़ोर होता हुआ दिखाई देता है। प्रतीक, और फिर मैं मीता जी से पूछूंगी, एंटी इनकम्बेंसी आपने क्या देखी, क्योंकि आपने बहुत ट्रैवल किया पिछले 10 दिन में। और एक चीज मैं ऐड करना चाह रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन एट द अदर साइड शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़े लीडर भी हैं बीजेपी के लिए, रीजनल फेस। राइट। तो ये स्ट्रैटेजी कि उनको साइडलाइन करना है, कितना चलेगा? मतलब एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, वो तो ऑब्वियसली इतने 18 सालों से यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट रही है। लेकिन जैसे अभी जो चुनाव में अगर आप देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान ही दिख रहे हैं। उनको साइडलाइन तो भले ही किया हुआ, लेकिन उन्होंने जो कमबैक मारा है या और इस चुनाव में मतलब कहीं पे भी आप देख लीजिए उन्हीं का मूवमेंट बना हुआ है। जो लड़ता दिख रहा है वही दिख रहे हैं। और मुझे मतलब मे बी हर एक की राय डिफरेंट, और मुझे इस चुनाव में ना एक तो मोदी फैक्टर इतना नहीं दिख रहा है, और दूसरी बात कि यहाँ पे जो कम्युनल कार्ड चलाने की कोशिश होती है, बहुत बार करती है पार्टी, वो बिल्कुल भी नहीं है। रही बात लाडली बहना योजना की, तो मुझे लगता है अर्बन एरियाज़ में ना जो बस्तियाँ हैं वहाँ पे उसका ये है, गांव में नहीं है। जैसे एक हम गांव में गए थे तो वहाँ में काफ़ी ऐसी लेडीज़ मिली जो विधवा थी, तो वो बोल रही थी कि हमें विधवा पेंशन में ही 600 रुपये आते हैं, तो उसी में 400 रुपये और डाल के बोल दिया कि लाडली बहना दे दो। तो और उनको ये चीज़ समझ में आती है। मतलब गांव में थोड़ा सा मतलब जल्दी शहरों में होता है, लेकिन गांव में ज़्यादा अवेयरनेस है। वो बोलते हैं कि ये तो चुनाव के लिए हमको पता है, बोल रहे हैं इस तरीके से। एक हमारे ऑडियंस के लिए जिनको ना पता हो, लाडली बहना स्कीम है जिसमें कि हर महीने 1200 रुपये मिलते हैं, 1250 सीधे आपके अकाउंट में। बीपीएल जो सेगमेंट है विमेन का 25 से लेके 23 से लेके 60 अब 21 साल और से 21 साल कर दिया है। है। और 21 साल से पहले लाडली लक्ष्मी, तो एक तरह से एक फिक्स डिपॉजिट है लगभग 1,43,000 का, जो बच्चियों को पैदा होने से शादी के और वक्त बीजेपी ने बोला अगर वापस आएंगे तो ये अमाउंट 3,000 कर दें। 3,000 ये 3,000 होगा, वो 2 लाख हो जाएगा। इसमें बड़ी दिलचस्प चीज है कि ये जो 3,000 का है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में गायब है। मुख्य जो मैनिफेस्टो जारी हुआ कि जिसको होर्डिंग्स में सब जगह दिखी कि इस 1250 को बढ़ाकर 3,000 तक करने की विचार पार्टी करेगी अगर सरकार में आती है, लेकिन वो उनके मैनिफेस्टो में नहीं है और कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाकर लेकिन वो एक मुद्दा ये हो सकता है कि वो ऑनगोइंग स्कीम है। जब आप चुनाव के बीच में उसको ऐलान करते हैं तो ऐसा लगेगा कि तो इस वो तकनीकी कारण हो सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा वो। मीता जी, आप एंटी इनकम्बेंसी किन किन कारणों की वजह से दिख रही हैं? और मोदी वर्सेस शिवराज वर्सेस तो नहीं कह सकते, लेकिन जो ये नहीं, एक्चुअली मतलब मुझे ऐसा ज़्यादातर चीज़ें तो कवर कर ली गई हैं, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, तो ज़्यादातर अर्बन स्लम्स और विलेजेस में मेरा रहता है जाना। और वाकई मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि मोदी वर्सेस शिवराज ही है। बिकॉज़ क्या है कि जहाँ पे जो अर्बन सेक्टर है, मतलब जहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मोदी जी का चेहरा ज़्यादा दिखाया जाता है। और वहाँ पे स्पेशली जब से स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, जो मिडिल लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो टैक्स देते हैं, उनके अंदर एक काफ़ी मतलब
एंटी उसकी भावना जनरेट हुई है, क्योंकि टैक्स जो जा रहा है वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि आपने अभी बताया, मैं जब भी विलेजेस में जाती हूँ, जितने रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे आप स्कूल्स की हालत देखेंगे, बिल्डिंग जर्जर हालत में है। ठीक है, आप अभी जो हम लोगों का एक इतना बढ़िया एक स्कीम एजुकेशन में स्टार्ट किया है स्कूल्स का, जहाँ पे CM राइज स्कूल है, आप CM राइज स्कूल में जाइए, मैं सिर्फ इतना बताऊँगी तो इंसान समझ जाएगा कि कहाँ की मैं बात कर रही हूँ। वहाँ पे 6 टीचर्स होते थे जब मैं कोविड टाइम में जाती थी, उसमें से प्रिंसिपल रिटायर हो गए, एक टीचर की डेथ हो गई। तो पूरा CM राइज स्कूल जो है वो आज सिर्फ 4 चला रहे हैं और वो बामुश्किल चल रहा है। और सोचिए स्कूल क्या है, एक बार जो audience सुना। CM राइज स्कूल में क्या है कि उसका एक मॉडल स्कूल बना है। जिस तरीके से दिल्ली में स्कूल्स को अपग्रेड किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। आप किसी भी अच्छे स्कूल में जाएं, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो पूरा इन्वेंट्री से आप स्कूल को सजा रहे हैं, लेकिन टीचर्स नहीं हैं, तो बच्चों तक बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है। सेम चीज़ विलेजेस में। और सबसे दुख की बात यह है कि अगर हम मेडिकल फैसिलिटी देखते हैं, मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, रक्त शक्ति के नाम पे काम करती हूँ, मैं वहाँ पे जब पहुँचती हूँ तो महिलाएं बोलती हैं कि इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं मैडम, हम इतने चक्कर लगाते हैं हॉस्पिटल के, वहाँ डॉक्टर्स नज़र नहीं आते हैं। एक महिला इतने, मतलब महिलाओं की डेथ हो जाती है क्योंकि उनको यही नहीं पता होता है कि उनकी परेशानियों का सोल्यूशन क्या है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सबको पता है, सब अवेयर हैं, और ये जो पैसा मिल रहा है ये उनको पता है कि ये अभी मिल रहा है, आगे भी कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, सब बहुत अवेयर हैं। सबके पास मोबाइल है, सबके पास है, और मेरे ख्याल से अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि पीपल नो दैट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इन फ्यूचर। नीता जी की बातों से मैं एक छोटा सा जोड़ दूं, मतलब ये हम राजधानी भोपाल में बैठे हैं, राजभवन है। राजभवन से सिर्फ 200 मीटर दूर पर अंदर रोशनपुरा में एक स्कूल है। आप उस स्कूल को जाके देखिएगा, पहली से 5वीं तक के बच्चे एक क्लास में बैठते हैं। एक साइड में पहली का बोर्ड है, दूसरी का बोर्ड है, तीसरी का बोर्ड है, वही वो मिड डे मील भी खाते हैं बाहर बैठ करके। वहाँ मैंने 2-3 स्टोरीज जाके की, तो शिक्षकों को लगता था क्या हो रहा है। पर अगर आप देखिए कि ये प्रदेश ऐसा है जहाँ पर पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट टेबल होती है उसमें बताया जाता है कि 21,000 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। जिस दिन ये मैनिफेस्टो अतुल जी ने हाथ में पकड़ा हुआ है, जिस दिन रिलीज़ हो रहा था, JP नड्डा आए थे, उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य उनका पसंदीदा विषय है, और उन्होंने बताया कि कैसे स्वास्थ्य सेवाएँ, मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे। और जैसे मीता जी भी बता रही हैं, तो कई तस्वीरें ऐसी आती हैं जहाँ मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस नहीं है, शव वाहन नहीं है, ठेले पर लेके जा रहे हैं, तो वो कहते हैं म्यूनसिपैलिटी की जिम्मेदारी है। पर आपको जानकर हैरत होगी कि खुद उनकी मिनिस्ट्री की ही रिपोर्ट थी जो ये बताती है, सेंट्रल मिनिस्ट्री की, कि मध्य प्रदेश में 95% जो देश में सबसे ज़्यादा है विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली हैं ग्रामीण इलाकों में। तो मतलब ऐसे इश्तहारों से तो आप चीज़ों को भर सकते हैं और ऐसे होर्डिंग से भी भर सकते हैं, हकीकत कुछ और है। एक भ्रष्टाचार की बात समझ में आई, जैसे टीचर्स नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं खड़ा भी हो गया है, तो जो फंडामेंटल्स वो मिसिंग हैं। आपकी कई सारी इस बीच में हमने अनुराग रिपोर्ट्स देखी हैं। मुझे याद आ रहा है, जैसे इसमें जिक्र है प्रधानमंत्री आवास योजना का कि वो घर बन गए और छतें गायब थी, या फिर नर्सिंग होम का घोटाला हमने देखा कि 650-700 ऐसे नर्सिंग होम है जिनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है और वो डिग्रियां दे रहे थे। इस तरह से ये पूरा स्टेट अगर हम देखें और नंबर्स में अगर गिने तो एक के बाद एक लगातार स्कैम रिडन भी स्टेट रहा है। बहुत सारे व्यापम से एक बड़ा शुरुआत होती है, पटवारी घोटाला, एग्जामिनेशन के पेपर लीक्स और ये सब। तो वो जो चीज़ है वो कहाँ दिक्कत होती है, और फिर क्या वो चीज़ें इशू बनाने में लोग नहीं बन पाती किसी तरह से, क्योंकि उसके बाद भी सरकार ने अपने को रिपीट किया है। अतुल भाई बहुत अच्छा सवाल है, और सचिन सर तो बहुत ग्राउंड पर इस पर उन्होंने काम किया, बहुत सारा डेटा भी मैंने इनसे लिया है और लगातार इनसे सीखता रहा हूँ। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा में पिछले 5 सालों में लगभग 30,000 सवाल पूछे गए हैं, है ना, क्योंकि औसतन 16 दिन भी नहीं चली है विधानसभाएं। ये वो फोरम है जहाँ पर विपक्ष भी सवाल पूछता है, पूरे मतलब अगर एवरेज आप औसत देखेंगे। और मज़े की बात आप देखिए कि यहाँ का जो महिला बाल विकास विभाग है, जब से शिवराज सिंह दूसरी बार मतलब इसमें कांग्रेस की सरकार जाने में मुख्यमंत्री बने, वो विभाग उन्हीं के पास है। और पूरे महिला बाल विकास विभाग से विपक्ष ने भी मिलाकर मात्र 700 के आसपास सवाल पूछे हैं।
सिर्फ 700 सवाल पूछे हैं। और ये वो राज्य है जहाँ पर कुपोषण में पिछले साल हमने जब रिपोर्ट की थी कि कैसे ऑटो और क्या कहते हैं स्कूटर के नंबरों से उन्होंने दिखाया कि पोषण आहार ले जा रहे हैं, उसके बाद विधानसभा में हंगामा बहुत हुआ। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि क्या विपक्ष इसको मुद्दा बनाने में कामयाब रहा? नहीं। वो हंसते हंसते सरकार से सवाल पूछते थे, जैसे हमने कोई रिपोर्ट की और वो कोई चुटकुला है जिसके लिए आप पूछ रहे हैं कि एक पोषण आहार जिसमें बच्चे मर रहे हैं। आप शिवपुरी में देखिएगा, एक बच्ची ऐसी है, अभी हाल फिलहाल में 2 बच्चियां ऐसी थी एनआरसी में भर्ती थी, जिसकी 3 साल की बच्ची, उसकी आंख की रोशनी चली गई, वो इतनी कुपोषित थी अब वो देख नहीं पाएगी। उसकी छोटी बहन भी वहीं भर्ती थी। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा, एक जैसे भी ये बात डेवलपमेंट की उसको लेके हो रही है, तो ये बमोरी विधानसभा है, यहाँ पे गुना के रीजन में आती है वो, और वो विधानसभा है मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री की। वो ये क्लेम करते हैं कि, और रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने 22,000 करोड़ का डेवलपमेंट किया है, 22,000 करोड़। और वहाँ पे इतने गांव हैं, हम लोग कितनी बड़ी रकम, हम इतने गांव में वहाँ पे घूमे हैं, वहाँ पे ऐसे गांव हैं कि वहाँ लाइट ही नहीं है, मतलब लाइट है ही नहीं वहाँ पे। स्कूल्स जैसे आप बता रहे थे कि वो एक मतलब 2 कमरों का स्कूल, एक पहली से लेकर 5वीं तक बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में पानी नहीं है। वो बच्चे आते हैं, वो टीचर उनको बोलती है आप घर से पानी लेके आओ, जब पानी खत्म हो जाता है तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर चल के जाते हैं। और मतलब 22,000 करोड़ किसको बोलते हैं? और वो ये बड़ा मजेदार है, किसी भी आंगनवाड़ी में हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, किसी भी आंगनवाड़ी में, और वो महिला बाल विकास का एजेंडा नहीं है। कांग्रेस की सरकार के वक्त पेड़ों के नीचे आ गए थे 30,000 आंगनवाड़ियाँ, क्योंकि उन्होंने किराया नहीं भरा था आंगनवाड़ियों के भवनों का। और सबसे मज़ेदार है, जिनकी आपने बात की, उन्होंने भोपाल के में एक बड़ा उद्घाटन किया और बहुत सारे कैमरे बुलाए कि देखिए हमने क्या किया। देखा तो उन्होंने जो पत्थर की वो एक डाइनिंग टेबल जैसा बनवाया था कि बच्चे यहाँ खाना खाएंगे। तो कोविड का वक्त था, तो मैंने पूछा खाने में क्या खाएंगे? तो बताओ, पत्थर पर खाना खाएंगे, डाइनिंग टेबल हो तो ठीक है, खाने में क्या खाएंगे? तो पता लगा वही दाल चावल। अब सचिन सर बताएंगे कि उससे कितना पोषण मिलता है, क्योंकि अंडे को लेकर इतनी सियासत हो गई, दूध नहीं मिलता और अंडा देना नहीं चाहते क्योंकि धार्मिक भावना आयात होंगी। सचिन भाई इसमें बता पाएंगे? देखिए, मुझे 2-3 चीज़ें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती हैं कि जो मूल सवाल हैं वास्तव में विकास के, उन नज़रियों से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो बहुत बुनियादी तौर पर जो एजेंडा है, जो इश्यूज़ हैं, वो पूरी तरीके से मिसिंग होते हैं। और जब हम पोलराइजेशन के नज़रिए से देखते हैं तो आप ये देखिए कि पोलराइजेशन का इम्पैक्ट क्या होता है कि उसका सीधा असर जो है वो बच्चों के खाने के ऊपर साफ तौर पर दिखाई देता है कि हम वैज्ञानिक नज़रिए से बात नहीं करेंगे कि बच्चों की क्या ज़रूरत है, उसके नज़रिए से बात नहीं करेंगे, क्योंकि अंडा जो है वो एक ख़ास तबके के और हमारे कुछ खास मंत्रियों की भावनाओं को जो है वो प्रभावित करता है। हम ये नहीं देखेंगे, जो डेटा कहता है कि मध्य प्रदेश की जो लगभग 60% आबादी जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, डेटा है, भारत सरकार का डेटा है, उनको कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा आदिवासी समुदाय वाला, सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य है। आज की तारीख में नई जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 2 करोड़ आदिवासी मध्य प्रदेश में है, और कुपोषण का जो डेटा बताता है वो तुलनात्मक रूप से आदिवासी समुदाय में जो है वो ज़्यादा है। अपने आप में बुनियादी प्रश्न यही है कि जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदाय है उसमें कुपोषण की स्थिति को हम देख रहे हैं, और जब हम योजनाओं की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जो है वो उसको न्यूट्रिशन रिच नहीं बनाना चाहते हैं, वहाँ पर हम अंडे का प्रोविज़न नहीं करना चाहते क्योंकि उससे भावनाएं आहत होती हैं। मतलब अपने आप में एक ये हम एक गवर्नेंस के नज़रिए से इसको नहीं देखना चाहते कि स्वाभाविक है कि कुछ लोग अंडा खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, उसको हम कैसे व्यवस्थित बनाएंगे। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि सभी समुदायों के लिए उसका प्रावधान किया जाएगा, लेकिन ये सीधा सीधा गवर्नेंस का इशू है। तो ये इस एग्जाम्पल से हम ये देख सकते हैं कि पूरी जो प्लानिंग है, जो पूरा नज़रिया है लोगों की समस्याओं को हल करने के नज़रिए से, वहाँ पर कुछ अपने आप में एक बुनियादी तौर पर जो कन्वर्जेंस है, जो एक नज़रिए की व्यापकता है और वैज्ञानिकता है, ये पूरी तरीके से हमको मिसिंग नज़र आती है। एक बहुत बड़ा प्रचार हुआ कि हर गाँव में नल से जल देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ। आप अनुमान लगाइए कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो नल से जल कैसे व्यवस्थित होगा, कैसे उसको बढ़ाना चाहिए, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 12 लाख का प्रावधान किया गया है। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 12 लाख रुपए में हो रहा है, उसकी कोई अपने आप में कोई ऑडिटिंग नहीं है, कोई निगरानी नहीं है कि उसकी आवश्यकता क्यों है, 12 लाख रुपए का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों किया जाना चाहिए। उसके दूसरी तरफ जब आप गांव में जाकर के देखते हैं तो एक टोटी विहीन आपको एक पाइप जो है वो हर गांव में दिखाई देगा। नल है लेकिन जल तो आपको कहीं पर खोजने पे भी वहां नहीं मिलेगा। अगेन ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है कि आप एक बुनियादी तौर पर एक चीज़ को खड़ा करते हैं और उसके पीछे ये मान के चलते हैं कि लोगों को जब ये चीज़ दिखाई देगी तो वो अपने आप में एक तरीके से उनके पक्ष में खड़े होंगे और उनको वोट देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर 2023 में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सेंस नहीं है, जिसमें कोई सर्विस नहीं है, जिसमें कोई बुनियादी सप्लाई नहीं है, अगर उसके बावजूद अगर लोग बिना एनालिसिस के अगर वोट दे देते हैं
तो मुझे बहुत मतलब अपने आप में बहुत आश्चर्य होगा और मुझे अपने आप में बहुत दुख भी होगा कि वास्तव में हम किन नज़रियों से जो है वो एक पूरी राजनीतिक और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हैं और सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ये शायद मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रश्न होगा। एक चीज करप्शन बट इज अ बिग इशू हियर अमंग लोकल पीपल, मतलब ये एक सेंटिमेंट है करप्शन का कि यस इट इज, मतलब जैसे गुड गवर्नेंस की आप बात कर रहे हैं और कुपोषण की हम बात कर रहे थे। कोरोना के बाद में ज़िला पंचायत के साथ हमने एक स्कीम स्टार्ट करी जिसमें कलेक्टर सर का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा और हमने एक मॉडल उसका पायलट किया जिसमें हम सारे महिलाएं और बच्चे, पहले उनका टेस्ट होता था, फिर एक वहाँ छोटा सा एक शो करते थे जहाँ पे जो लोकल अम्यूनिटीज़ है जैसे मूंगे की पत्तियां हुई और मूंगे का इसका पूरा बनाते थे, और जो वहाँ पे पंचायत में जो सरपंच हैं उनके यहाँ से जो जितने कुपोषित बच्चे हैं उनको दूध जो है मुहैया कराना। हमने ये 2 पायलट किए और बहुत सक्सेसफुल रहा और कलेक्टर सर ने भी इसको काफ़ी सराहना दी। मतलब ये ज़िला पंचायत की तरफ से था। उसमें ये होने लगा था कि हमने सारे जो महिलाएं हैं उनको चिन्हित किया और उन महिलाओं को, हर गांव में 2 महिलाएं, और हर हफ्ते शहर के बड़े डॉक्टर हमारे साथ हमीदिया के सब जुड़े हुए थे और ऑनलाइन इनकी वो होती थी। हमने इसको 6 महीने कंटिन्यू किया एंड वी वर सो होपफुल कि इसको कॉपी पेस्ट किया जाएगा। आप आश्चर्यचकित होंगे कि उसको साइडलाइन कर दिया गया है। ये चूँकि अभी ये एक सॉल्यूशन हमने दिया कि आप इसको करिए, इसमें कोई खर्चा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन और हमने रिजल्ट्स दिखाए, हमारे पास आज भी डेटा है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया ठंडे बस्ते में। ये महिला बाल विकास की टीम इन्वॉल्व थी, बहुत अच्छा काम किया। कलेक्टर सर खुद हर गांव में जाते थे, उन्होंने खुद देखा। तो मतलब अगर करना चाहते हैं तो स्कीम्स हैं, आप उसमें पैसे नहीं लगाना चाहते। जब तक ये फ्री में हमने चलाया तो वो चला 6 महीने। मनीषा भ्रष्टाचार की बात कह रही थी, मुझे तो लगता है कि आदिकाल से अपने देश में शकुंतला भी गई तो एक अंगूठी देकर के अंदर राजा के दरबार में। सही बात तो बोली ये पता नहीं लोगों के बीच में मुद्दा क्यों नहीं होता, उनके पैसे हैं, उनके ही पैसे हैं। परसेप्शन में हमेशा बीजेपी, ये परसेप्शन अभी भी जैसे पीएम ने भी बोला है कि कांग्रेस विल फॉरगेट यू एंड स्टार्ट द बिजनेस ऑफ लूट। तो अगर इतना करप्शन का इशू है और पीएम आके बोल रहे हैं कि कांग्रेस तुम्हें लूटेगी, तो उसका लोग मतलब शायद ये भरोसा है राजनीतिक वर्ग के पास कि हम अपनी बात कह लेंगे। लोग जनता के बीच में एक उदासीनता है ना। नहीं तो अगर आप पूछते, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में हर विधायक को हर महीने जो टेलीफोन का भत्ता है, अब तो हम लैंडलाइन नहीं लगाते, टेलीफोन का भत्ता 10,000 रुपये मिलता है हर महीने। आप मुझे किसी भी एयरटेल में मैं जाके पता जब करता हूँ तो 1199 रुपये का सबसे महंगा प्लान है जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉल्स हैं। अगर मैं जोड़ूँ कि उनकी एक सहायक को और उनके एक ऑफिस स्टाफ को भी आपने दे दिया, 3600 रुपये पड़ते हैं। 10,000 रुपये की ज़रूरत क्यों पड़ती है, लेकिन सरकार दे रही है। आपके आयुष्मान में गरीब आदमी को पूरे साल भर में 5 लाख रुपये मिलते हैं, और यहाँ पर एक पूर्व विधायक को भी जिसको सारे सरकारी अस्पतालों में सारी जाँच सब कुछ बिल्कुल फ्री है, उसको 15,000 रुपये मिलते हैं। तो जो मॉडल हमने चुना है, हम पूछते हैं अपने विधायकों से कि माननीय क्यों आपको इतने पैसे मिले। भाई हम तो गरीबी में जी रहे हैं, हमने वोट दिया और आप तो कहते हैं कि आपका उद्देश्य समाज सेवा है। आपको आश्चर्य होगा कि जो भोपाल की माननीय सांसद हैं, उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा था कि उनका जो जीविकोपार्जन है, मतलब जिससे वो अपना लाइवलीहुड कमाती हैं, वो भिक्षाटन है, भीख मांगकर कमाती हैं। और उसी में उन्होंने अपने पास एक सोने का कड़ा और तमाम ऐसी चीज़ें दिखाई थी। मुझे लगा कि शायद अगर कोई उनसे जाकर पूछता कि मैम अगर ऐसे भीख मिलती तो मैं भी शायद भीख ही मांगता। ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, इनकी बात कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण एक चीज है, आप लोग बहुत महत्वपूर्ण चीज एक सामने है। वो समय बातचीत लोगों ने रिपोर्ट भी की थी जब उनका एफिडेविट आया था। नहीं, और जो यूसीसी का मुद्दा उसमें बहुत मजेदार है कि जब शिवराज सिंह चौहान ये बात कह रहे थे तो उस मंच से कह रहे थे जहाँ के कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल बैठे थे। आप उनके हलफनामे को देखें, उनकी खुद 5 पत्नियां, आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनके खुद 5 पत्नियां हैं। तो ऐसे हास्य तो बिखरे पड़े हैं, बस आपको देखना है कि समाज में हास्य कहाँ है। एक चीज जरूर मैं इसमें पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमने कम्युनलिस्ट पे थोड़ा सा टच करा। जैसे पिछले 1 साल में हमने जो मध्य प्रदेश से न्यूज सुनी है वो बुलडोजर की बहुत सुनी है, और बुलडोजर मामा, एक योगी का बुलडोजर है तो दूसरा शिवराज जी का। तो ये ग्राउंड पे स्वागत भी हुआ था, फूल बरसाया जा रहा था अभी कैंपेनिंग में एक जगह पे, उन्होंने अपना बहुत ये तो नहीं शिवराज जी की। हाँ, तो इसका कोई इम्पैक्ट है लोगों के बीच में, इसका क्या इसमें मैं एक चीज छोटा सा जोड़ दे रहा हूँ बस कि पहली बार मैं कोई ऐसा चुनाव देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जिसमें कम्युनलिज्म उस तरह से मंच से नहीं आ रहा है। 7-8% है माइनॉरिटीज वोट, बहुत ज़्यादा नहीं है, और उनको भी पता है कि इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर
फसल नहीं काटी जा सकती, जो भी सत्ता में है विपक्ष में है। और एक मैंने कहा ना फिर उदासीनता है। अगर खरगोन दंगों में आप देखें, आप महीने भर के स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, जब घर तोड़े जा रहे थे और हम लोग कह रहे थे कि गैर कानूनी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। आप मुझे एक किसी बड़े कांग्रेस, क्योंकि वहाँ के स्थानीय विधायक रवि जोशी कांग्रेस से आते हैं, 1 महीने बाद वो लोग गए, किसी ने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। हम गए थे कि आप बता दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, उन्होंने कहा बाद में कैमरा बंद, क्यों फंसवा रहे उसमें, ये स्टेटमेंट्स होते थे उनके कि हम इसमें अभी कुछ नहीं बोलेंगे। और यही वजह थी कि जब 1 महीने बाद इनके 2 पूर्व कैबिनेट मंत्री गए तो गांव वालों ने भगा दिया कि आप भाग जाइए, दोबारा दिखिएगा मत। ये सब भी है, मतलब हाँ सचिन। लेकिन जी बोल रहे थे। मुझे एक चीज़ और लगता है कि कम्युनलिज्म अपने आप में 2 तरीके से होता है कि मतलब अगर हम 8 और 92% के नज़रिए से देखते तो एक पहलू तो वो है। दूसरा ये भी कि 92% को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी उसका एक इस्तेमाल होता है कि आप एक तरीके का जो भय पैदा करते हैं कि देखिए, और ये अब लोकल मामला नहीं है, ये तो अब अपन देख रहे हैं कि बहुत हाल में जो चल रहा है, मतलब इजराइल और गज़ा में जो स्थितियाँ बन रही हैं, तो अपने आप में उसका एक पूरा इस्तेमाल होता है। लेकिन मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एक चीज़ को और जो देखें, मुझे लगता है कि जो एक बहुत बड़ा प्रभावी रोल प्ले करने वाली है वो जाति वाला जो इशू है, कास्ट फैक्टर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, और बाकी और दूसरे आप अनुराग भाई भी इसमें जोड़ सकते हैं, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जाति वाला मसला है वो और ज़्यादा व्यापक होता जा रहा है, और ज़्यादा प्रभावी होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं अभी एक और शायद वो इस बात का एक परिचायक है कि लोगों की एक व्यापक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उससे उम्मीद कम हो रही है। उनको ऐसा लगता है कि हमारी जाति का व्यक्ति होगा तभी हमारी समस्या का निराकरण होगा। आदिवासी को ये लगने लगा है कि भाई अगर आदिवासी विधायक नहीं होगा, आदिवासी मंत्री नहीं होगा, तो हमारी समस्या हल नहीं होगी। अभी जो पूरा का पूरा जो एक हिंदू की कॉन्सेप्ट चलती है, उसमें एक अगर आप अंदर जा कर के देखेंगे तो कुशवाहा की एक अलग स्ट्रीम है, धाकड़ की एक अलग स्ट्रीम है। तो अब मसला जो है वो एक बहुत ही व्यापक इकाई का नहीं है, उसके अंदर भी जो है वो बहुत अलग अलग दरारें हैं, बहुत अलग अलग तरीके की इकाइयाँ हैं, और स्थानीय स्तर पर उसका बहुत असर, जितना मैंने देखा है खासतौर पे ग्वालियर, चंबल और विंध्य में, वहाँ पर इसका बहुत व्यापक असर जो है बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कई बार जब हम ऊपर सोचते हैं कि ये मोदी जी का फेस होगा या शिवराज जी का फेस होगा या क्या चीज़ें होंगी, लेकिन नीचे के स्तर पर हम जाते हैं तो जाति और जातियों से जुड़ा हुआ चेहरा जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अर्बन इलाके में काम करते हैं, लेकिन हाँ, ये इस चीज में थोड़ा मैं इसमें बहुत सही टॉपिक निकाला इन्होंने। जैसे महिलाओं से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, तो अग्रवाल समाज है ना, जैसे मैं अगर आगे बढ़ती हूँ, आप आगे आएँ तो उसमें कायस्थ समाज आ जाता है, फिर ऐसे अलग अलग समाज की महिलाएं हैं। बड़ा ख़राब लगता है क्योंकि मैं उन महिलाओं से इसलिए जुड़ती हूँ क्योंकि मैं लाइवलीहुड पे भी काम करती हूँ, तो वो ख़रीदने में सक्षम है, और हमारी जो महिलाएं निचले तबके की वो बहुत सामान बनाती है। तो बड़ा जब वो मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं जैसे गई ब्राह्मण समाज के पास, तो ब्राह्मण समाज की महिलाओं को मैंने इन्वाइट किया, तो वो पूछते हैं मुझसे कि वो दूसरे किसको इनवाइट किया है आपने। तो अग्रवाल समाज है, मतलब अलग अलग है। तो बड़ा बुरा सा लगता है मुझे, क्योंकि पेपर में भी वही पब्लिसिटी होती है, जो पेपर में भी लिखा जाता है। आजकल मैं रोज़ देख रही हूँ, अग्रवाल समाज की महिलाओं ने मिलके ये किया, ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने, मतलब महिला तो घर की ड्राइवर होती है, शी इज़ द बैकबोन। तो जो महिला करती है वो पूरा परिवार और पूरा समाज उसको देखता है। मुझे लग रहा है ये जो सेग्रीगेशन हुआ है ये बड़ा ख़राब है। मैं BHL से बिलोंग करती हूँ, हम लोगों ने BHL में कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ना रिलीजन पे देखा, ना ऐसे महिलाओं पे देखा। क्लब हुआ करते थे छोटे छोटे और वो सर्विसेज करते थे, तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सा होता चला प्रतीक, जो सचिन बात कह रहे हैं, आपने ग्राउंड पर रहते हुए महसूस किया कि सर जातियां ये अचानक जो से सर बोल रहे हैं, स्पेशली ये चीज़ सबसे ज़्यादा दिखती है ग्वालियर चंबल में। वहाँ पे कास्टिज्म बहुत ही ज़्यादा है, और मतलब जैसे भी एग्जांपल जो दिमनी सीट की बात कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से खड़े हुए हैं, वहाँ पे 3 जो कैंडिडेट्स हैं वो भी तोमर ही हैं, कांग्रेस से भी तोमर हैं, आपसे भी तोमर हैं, और जो तो वहाँ पे कास्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो मतलब ये चुनाव बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंसी पे खेला जा रहा है पूरा। मतलब यहाँ से भोपाल से इसका नैरेटिव सेट नहीं कर सकते आप एक बहुत ज़्यादा दूर तक, तो वो ज़मीन पे खेला जा रहा है। और उस बेल्ट में बजाय बाकी मध्य प्रदेश के महाकौशल के एरिया हो या मालवा निमाड़ का हो गया या कोई सा भी इलाका है या मध्य क्षेत्र है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा देखने मिलता है ग्वालियर चंबल। कास्ट सेंसस के बारे में बहुत लोगों ने कुछ बोला जब आप लोग बात कर रहे थे, क्योंकि कमलनाथ की भी मैंने होर्डिंग्स देखे हर जगह की रिजर्वेशन ओबीसी कराएगी, तो उसके प्रति लोगों की क्या नहीं कोई इतना, मतलब आई मीन ग्रामीण क्षेत्र में तो उसका भी इतना वो है नहीं, मतलब इन्फॉर्मेशन ग्रामीण में सही बोल रहे हैं आप, इसके पीछे एक और भी उतना वजह नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे बड़े छत्रप जो है ना वो ज़्यादातर OBC समुदाय से आते हैं।
खुद आप शिवराज सिंह चौहान देख लीजिए, उमा भारती, बीजेपी ने दिए हैं पिछले 20-25 सालों में, 30 सालों में, उनके सारे हाँ मुख्यमंत्री भी, जो बाबूलाल गौर से लेके उमा भारती और खुद शिवराज सिंह चौहान, ये बड़े ओबीसी लीडर्स हैं। मैं कहीं पढ़ी थी इस बार भी मेरे ख्याल से कैंडिडेट्स की लिस्ट में बीजेपी ने थोड़े से ज्यादा ओबीसी थोड़े से कैंडिडेट्स ज्यादा। फील करे हैं कंपेयर ये टू बड़ा कांग्रेस। एक और मजेदार है, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले महिला आरक्षण पर दोनों पार्टियां कांग्रेस कह रही थी तुरंत क्यों नहीं लागू करते। आप उनकी लिस्ट देखिए, मात्र 12 या 13% महिलाओं को टिकट दिया, और ये 28 चला आ और रहा है। हाँ 10 या 12% ही देते हैं। अरे लगे हाथ, ये कह रहे थे कि ओबीसी को क्यों नहीं करते। हाँ लगे हाथ। देखिए इस पूरी लिस्ट में ये यहाँ पे एक महिला है, यहाँ पे कविता पाटीदार। पाई है पार्टी की पूरे गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप में। टिकट्स भी बहुत मतलब अच्छा, इनके साथ बहुत मजेदार है। अभी मैंने मुख्यमंत्री जी का का इंटरव्यू किया था जबलपुर में रैली में, तो ये भी मेरे साथ गाड़ी में थी। तो मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि गाड़ी बहुत छोटी थी और मेरे कैमरा पर्सन और दो हम थोड़े विस्तारवादी हैं, थोड़े मोटे हैं, तो हमने कहा कि थोड़ी जगह दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मुझसे कान में कहा धीरे से आके, बहुत मुश्किल से तो इतनी यहाँ तक इनके साथ पहुंची हूँ फ्रेम में, अभी मैं जगह नहीं दे सकती। एक क्विक क्वेश्चन ऑन महिला वोटर्स की मध्य प्रदेश में जब महिला वोट क्या अलग है या फैमिली के साथ ही देख के वो वोट करती हैं, या एक अपना इंडिपेंडेंट सोच है, अपना अलग सचिन सर पहले बताएं। और स्पेशली इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लाडली बहन का क्या इम्पैक्ट एग्जैक्टली, क्या कोई महिला कोर वोटर बेस तैयार हो गया है? जैसे बंगाल में हम देखते हैं महिलाओं का बिल्कुल अलग एक पर्सपेक्टिव। देख, मुझे इस बार को स्पेसिफिकली कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रख के चलें तो मुझे जितनी चीज़ समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि महिलाओं की अपनी एक राजनीतिक चेतना जो है वो विकसित हुई है। वो इसलिए ये कहना शायद बहुत वाजिब नहीं होगा कि परिवार तय करेगा या पूरे उस एक बड़े पटल पर यह तय होगा कि पूरा परिवार किसको वोट करेगा। ये चीज़ में मुझे जो है थोड़ी सी कम संभावना लगती है। तो उनकी एक अपनी एक राजनीतिक समझ ज़रूर विकसित हुई है। लेकिन दूसरी ही तरफ जब हम अभी भोपाल में ही जब थोड़े अलग अलग लोगों से बात करते हैं, खासतौर पर स्लम्स में, तो वहाँ पर जिस तरीके से सोसाइटी का पॉलिटिकलाइजेशन हुआ है, और आप देखेंगे ऊपर हमको नेतृत्व तो भले ही नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हम ये देखेंगे तो पार्टियों ने महिलाओं को अपने कार्यकर्ता के तौर पर या एक बड़ी एक कम्युनिटी बनाने की ज़रूर कोशिश की है। वो चीज़ वहाँ पर दिखाई देती है। दूसरी बात ये है कि एक बड़ी मैसेजिंग हुई है, उसको शायद आगे चल के स्टडी करना चाहिए। अभी मेरे पास उसकी प्रक्रिया क्या रही है वो नहीं पता, लेकिन एक मैसेज ये ज़रूर हुआ है कि भाई ये जो दबाव की राजनीति है वो एक बड़ा रोल प्ले कर रही है, और ये एक मैसेज दिया गया है कि आप किसको वोट दोगे ये हमको पता चल जाएगा। ये जो एक तरीके का नज़रिया है, ये मैं पूरे यूनिवर्सल 230 सीटों के नज़रिए से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जगहों पर जहाँ पर अभी आज भी ताकत एक बड़ा रोल प्ले करती है, वहाँ पर ये मैसेजिंग को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है कि आप इनके साथ हैं तो आप इन्हीं को वोट दीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज़ पता तो चल ही जाएगा कि आपने किसको वोट दिया है। तो ये जो कम्युनिकेशन का एक जो बड़ा रोल रहा है। अगर आप इस बार एक चीज़ और देखेंगे, जो खासतौर पे जो बहुत प्रभावशाली जहाँ से लोग अभी बहुत चुनाव में हैं, वहाँ पर 1000 से लेकर के 4000 व्हाट्सएप ग्रुप्स तक काम कर रहे हैं, है ना, और उसमें बहुत सारे लोगों को लाने की कोशिश, उसमें मैसेजिंग करने की कोशिश। तो वो जो बहुत बड़ी प्रक्रिया एक रूप में चली है, तो और उसमें भी ये बात को साफ तौर पर रखा गया है कि भाई इसमें महिलाओं को ज़रूर जोड़िए, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। तो ये स्वाभाविक तौर पर ये प्रोफेशनल ग्रुप्स नहीं हैं, ये पीयर ग्रुप्स नहीं हैं, ये साफ तौर पर जो है ये एक तरीके से सोशल फैब्रिक के बेसिस पर बने हुए पॉलिटिकल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो इस नज़रिए से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो है वो एक कोशिश ये ज़रूर हो रही है कि एक मानस बनाया जाए। लेकिन उसी के भीतर अगर हम ये देखते हैं, जो हम शुरू से बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं या योजनाओं के लाभ की बात कर रहे हैं, और जो पूरी एजुकेशन है, पूरा एक्सपोजर है, उस एक्सपोजर ने मुझे लगता है कि महिलाओं की राजनीतिक चेतना को तो बढ़ाया है, लेकिन उसके आसपास और बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा रोल ज़रूर प्ले कर रहे हैं। ये जो आपने बोला, मैं ये पॉइंट सोच रही थी बोलने वाली हूँ, और आपने बिल्कुल सही बोला है। मतलब हालत ये है कि जो निचले तबके में, जो बिल्कुल इंटीरियर में अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे जो लड़के हैं जो कुछ नहीं करते हैं, उनको असाइन किया गया है कि वो आप घर घर जाइए और महिलाओं का नंबर लीजिए और उस ग्रुप में ऐड करिए। और वो इतना ज़्यादा उसमें मैसेजिंग और ये सब चल रहा है। इतनी सही बात बोली है आपने। ये एक बहुत ही मतलब बहुत ही अंदर की तरफ लोग जा के, और वो बच्चे दिन भर यही काम करते हैं, सिर्फ महिलाओं को जोड़ना और फिर उसमें ग्रुप मैसेजिंग, तो इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका, नेटवर्क है उनको। इसमें एक नया वर्ग आपको इस बार दिखेगा, हितग्राही। अच्छा, हितग्राही, बेनिफिशियरीज। तो लाडली बहना को आप देखिए, परसों भूपेश बघेल ने भी कहा कि हम 15,000 रुपये देंगे, पड़ोसी राज्य है। आप ये मान के चलिए कि लाडली बहना, हम यूँ नहीं कह रहे कि गेम चेंजर होगा,
कई सारे ऐसे इलाकों में महिलाओं ने के दिमाग में एक नई चेतना विकसित हुई है, क्योंकि आप देखिए ग्रामीण इलाकों में अगर सास बहू दोनों अगर वो हिस्सेदारी है तो 2500 रुपये भी मिल जा रहे हैं। अगर वो 6000 रुपये तक जाएगा, ये एक बड़ी रकम है ग्रामीण काफी इलाकों बड़ी के लिए। और उसकी जो हाथ में पैसे आ रहे हैं ना, उससे बहुत सारी चीज़ें और वो कर सकती हैं। तो इसको बहुत हल्के में नहीं देखा जाना चाहिए। इस योजना का लाभ जो पिछले 3 महीनों में बीजेपी ने खाई पार्टी है ना, उसकी एक बड़ी वजह ये योजना होगी। और ऑन एन एवरेज एक घर में हमने जो देखा है 4 लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज। आप बुजुर्ग जो वाइफ है, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, ऑन एन एवरेज 4 महिलाएं हर घर में। तो आप सोचिए कि 25,000 मीन्स 10,000, इट्स अ वेरी अगर वो 3,000 तक बढ़ा देंगे तो अच्छा खासा। प्रतीक वो सेइंग कि शायद ये सेंट्रल लेवल पे भी लागू होगा। हाँ, वो चल रहा है क्योंकि कि इसका इतना- लोकसभा के पहले लोकसभा लेकिन मैं एक चीज़ मतलब जैसे लाडली बहना की यहाँ बात चल रही थी, तो हम एक उस तबके को बोल रहे हैं यूथ का। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत मेजर इशू है। तो लाडली बहना में भी जैसे हो सकता है कि कुछ लोग उससे प्रभावित हो जाएं, लेकिन जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है वो एमपी में बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं तो हर एग्ज़ाम में घोटाला हो जाता है, वैकेंसी निकलती नहीं है, लोग 3-3, 4-4, 5 साल से बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मतलब वो मेंस तक पहुँच गए, इंटरव्यू दे दिया, रिजल्ट नहीं आया। तो यूथ भी बहुत ये अभी इस चुनाव में मैंने जो ऑब्जर्व किया, वो लोग का जो सेंटिमेंट है बहुत अगेंस्ट है। लेकिन मैं एक इसमें और आपको एक बहुत मज़ेदार स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। इस बार मध्य प्रदेश की 29 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर फीमेल वोटर्स दे हैव आउटनंबर्ड मेल। उसमें से 20 ऐसी सीटें हैं जहाँ कांग्रेस का विधायक है। मैं ये नहीं कहता कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट चला जाएगा, पर एक आंकड़ा है जो मुझे लगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने इस शिवराज सिंह और बीजेपी के नजरिए से काफी बातचीत कर ली, कांग्रेस के नजरिए से थोड़ा सा बात कर ली। कांग्रेस की स्थिति क्या सब कुछ ठीक है? मतलब इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने आ गई, करप्शन भी सामने आ गया और ये सब स्कीम्स भी पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही हैं। कांग्रेस कहाँ प्लेस्ड है? मतलब वो किसी तरह से लोगों को ये भरोसा दे पाने में कामयाब है? क्योंकि मुझे एक चीज जो समझ में आई कि यहाँ पर एक कांग्रेस पार्टी है और दूसरी कमलनाथ है, वो एक पैरेलल कांग्रेस जैसी कुछ चलती रहती है, ऐसा है क्या? और उसमें ये समस्या कांग्रेस की पुरातन काल से चली आ रही है। मतलब एग्जैक्टली। तो इसमें उनका कुछ किया नहीं जा सकता। और ये तो है ना, मतलब आप कई मुद्दों पर ऐसे देखेंगे। मुझे याद है एक बार कांग्रेस ने कहा कि हम पूरे ट्रैक्टर से घेर लेंगे विधानसभा को किसानों के मुद्दे पर। हाल फिलहाल में 2 साल पहले हम भी दल बल के साथ पहुंच गए। मैं वहाँ DIG खड़े थे, मित्र थे, फिर भी झगड़ रहा था कि मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। पता लगा एक बड़े नेता ने मालवा निमाड़ के 1200 ट्रैक्टर बुला भी लिए थे, लेकिन बाद में ऊपर से आदेश आया कि नहीं ये ट्रैक्टर रहो। और फिर कांग्रेस के जितने विधायक थे विधानसभा के अंदर खिलौने वाले ट्रैक्टर लेके बैठे थे प्रतीक स्वरूप। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि ये मेरी लड़ाई क्या निरर्थक थी। उसका कोई अर्थ था कि मैं पुलिस वालों से झूमा झटकी कर रहा था, अब इस उम्र में आ गया हूँ तो मुझे जाने दो, मुझे तो कवरेज करना है। तो ये तो ये ऐसे कई मुद्दे कांग्रेस को जिताया तो था हम लोगों ने, लेकिन हुआ क्या? ये भी तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में एक बात चल रही है कि लोग वोट तो कांग्रेस को देंगे लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनेगी। ऐसा चल रहा है मध्य प्रदेश में। यहाँ भी ऐसे ही कुछ मतलब वो नहीं, यहाँ पर वो कहीं इशू है अनुराग भाई, जैसे जो पिछली बार हुआ कि एक सरकार थी और फिर एक बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त तोड़ दी गई, दूसरी सरकार बना दी गई। ये चीज लोगों के मन में कहीं है, कहीं मुद्दे के तौर पर कि नहीं उसका कोई कांग्रेस का बेनिफिट मिल सकता है, कोई सिंपैथी फैक्टर ऐसा कुछ नहीं? ऐसे खुलकर तो कोई नहीं बताता। मतलब जब भी पूछा तो ऐसा कोई ये कोई एक बहुत बड़ा विषय हो, जैसे भ्रष्टाचार हमने आत्मसात कर लिया कि तो होगा ही। मतलब हमको हाँ, मतलब जैसे अब देखिए ना, अब जैसे चुनाव से पहले यहाँ पर कुछ 25-50 करोड़ रुपए की चीज़ें पकड़ी गई, उसमें 23 करोड़ रुपए कैश है लेकिन 35 करोड़ रुपए की शराब है। हम चुनाव के बाद पूछते हैं क्या कि वो किसके लिए गया था, कौन उसका बेनिफिशियरी था? और अगर वो मतदाता को ही जा रहा था तो उस मतदाता से भी क्यों नहीं पूछना चाहिए कि तुमने रिश्वत लेकर अपना वोट दिया है, तो फिर तुम एक ईमानदार सरकार की उम्मीद क्यों और किससे कर रहे हो? ये भी तो हम नहीं पूछते। तो जो इश्यूज हमने अभी तक सुने, करप्शन, मैलन्यूट्रिशन, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कांग्रेस से एक विजन दे पा रहा है आपको लगता है लोगों के लिए? मैंने आपको बताया ना कि मात्र 700 सवाल पूछे गए, मात्र 730,000 में 700 सवाल पूछे गए हैं। और उसमें से भी देखना चाहिए कि विपक्ष ने कितने पूछे और सत्ता पक्ष से भी कितने पूछे गए। सत्ता पक्ष का भी हिसाब। एक चीज बस इसमें जोड़ दीजिए मुझे, जो मनीषा का सवाल है उसमें कि
हम देख पा रहे दोनों पार्टियों में एक किस्म की होड़ है। पूरे भोपाल में हमने जो भी लगाया इन होर्डिंग और ये सब जो उसका हिसाब, केवल और केवल उसमें मुफ्त की बात चल रही है कि हम आपको बिजली फ्री दे देंगे, या आपको पानी दे देंगे, 1 लाख रुपया दे देंगे, 1250 रुपये महीने का दे देंगे, वो कह रहे हम 1500 दे देंगे, ये कर देंगे, आपकी एमएसपी को हम इतना यहाँ तक पहुंचा देंगे। एमएसपी खैर एक दूसरा इशू है, लेकिन देने लेने के अलावा ये जो इमीडिएट मनी पंपिंग के अलावा कोई इस तरह का एक लार्जर और कोई विजन नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि जिससे एक सेल्फ सस्टेनेबल मोड में एक फैमिली चली जाए, कि भैया किसी को परमानेंट रोजगार की एक गारंटी हो जाए कि एक रोजगार दे देगी सरकार, या इस तरह की चीजें जो विजन के लेवल पर काम करें, वो मिसिंग है। इमीडिएट पैसा डालो, वोट लो, जैसा कि एक वो देख रहे किसी 90% से ज्यादा होर्डिंग पे केवल और केवल क्या हम फ्री दे रहे हैं उसका जिक्र है। दोनों पार्टियों की बात मैं कर रहा हूँ। मुझे एक चीज़ जो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर लगता है वो ये है कि मूल सवाल वही है विज़न का, कि आप किस तरीके की इकोनॉमी, किस तरीके की सोसाइटी, ये दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन करके देखने की कोशिश करें तो वो विज़न जो है वो स्वाभाविक तौर पर दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं हमको साफ तौर पर उसमें एक मिसिंग दिखाई देता है। बीजेपी का तो एक लार्जर एजेंडा तो टोटली डिफरेंट है, उनका विज़न अपनी जगह पे सेट है, लेकिन वो उस विज़न को थोड़ा अलग तरीके से आगे लेके जाते हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक पे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रिलीजन के लेवल पर है, कल्चर के लेवल पे। जहाँ तक ये वाली बात है कि अपने आप में यही बात है कि किस तरीके का विकास हम चाहते हैं। देखिए, जैसे कबड्डी के खेल में होता है ना कि आप अल्टीमेटली किसके पाले में खेल रहे हैं, तो कांग्रेस के साथ बुनियादी बात ये है कि वो आप बीजेपी के पाले में जाकर के खेलने की कोशिश करते हैं। मतलब बीजेपी ने एक तरीके से कहा कि हम 1250 देंगे, आपने कहा हम 1500 देंगे। उन्होंने अपना मंदिर की बात किया, आपने अपने तरीके से जो है वो राम भक्त, शिव भक्त और वो सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि जिस फ्रंट पे वो हैं उस फ्रंट में आप उनको कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं, आप बीजेपी को उस लेवल पर जा कर के कॉम्पीट नहीं कर सकते। इसका मतलब है बुनियादी ज़रूरत थी कि आपको अपनी लाइन खींचना शुरू करनी चाहिए थी, और वो बहुत पहले शुरू करना चाहिए थी कि मतलब आप 20 साल के बाद अगर आप करना शुरू करेंगे तो शायद उसका असर अगले 2030 में या 2035 में कहीं पर दिखाई देगा। तो ये जो कुल मिलाकर के कि आप जस्टिस की बात करें, आप न्याय की बात करें, उसका कहीं आपको एक रोड मैप या एक विजन नहीं दिखाई देता। आप कहीं पर भी गवर्नेंस को आप किस तरीके से इम्प्रोवाइज करेंगे कि भाई हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे या हम एक सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए पैसे का कोई कमी नहीं है, मतलब कांग्रेस के हिसाब से भी और बीजेपी के हिसाब से कि भी अगर 3000 रुपये 1,30,00,000 महिलाओं को दिए जा सकते तो इसका मतलब है पैसे की कोई कमी नहीं है। तो मनरेगा में सबसे कम वेजेस मध्य प्रदेश में क्यों है देश में, है ना? कृषि मजदूरी देश में सबसे कम मध्य प्रदेश में क्यों है? अगर पैसा है तो मनरेगा में अगर आप उसी वेजेस को बढ़ा करके अगर 400 रुपये कर देते तो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर और असेट्स बिल्ड होते, खेती का काम विकसित होता, उसमें करने में क्या दिक्कत थी? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि रिसोर्सेज के नज़रिए से जो बात हो रही है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के किसी भी तरीके से पावर को अटेन करने की कोशिश है, उसको ग्रैब करने की कोशिश है कि भाई हम उसको हासिल कर लें। उसके पीछे किस तरीके से रिसोर्सेज को मिसयूटिलाइज किया जा रहा है, उसके संकेंद्रण की बात हो रही है, संसाधनों को कंट्रोल करने की बात हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश नेचुरल रिसोर्स रिच स्टेट भी है। पानी के नज़रिए से बात करें, कोल के नज़रिए से बात करें, पावर के नज़रिए से बात करें, इन सब चीज़ों के पहलू भी उसके साथ में जुड़े हुए हैं। उसको कहीं भी एक तरीके से लोगों के हित में किस तरीके से प्लान किया जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसका कोई विजन हमको दिखाई नहीं देता। आदिवासी का जो पूरा मसला है, 1996 में पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट पैसा बना था, उसके रूल्स अभी 2023 में जाके बने, और वो भी इस कारण से बने क्योंकि उसका सीधा सीधा असर जो है वो ट्राइबल पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत साफ तौर पर दिखने वाला था। ट्राइबल आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल है। तो इस पूरे संदर्भ में अगर हम ये देखते हैं कि आदिवासी के लिए आपका एक पूरा नज़रिया क्या है, किस तरीके से आप उनको डेवलप करने की, 9 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले हैं। तो ये जो पूरा अगर आप देखें स्वास्थ्य के नज़रिए से, केवल 4 पॉइंट ये देना कि हम मुफ्त में दवाई देंगे या मुफ्त में आपको ये चीज़ देंगे, बेरोजगारी भत्ते की आप बात कर रहे हैं लेकिन रोजगार की आप बात नहीं कर रहे हैं, और उसका रोड मैप नहीं है। तो मेरा सिर्फ इसमें एक पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली शायद अब मैनिफेस्टो अकेले से काम नहीं चलने वाला, होर्डिंग से काम नहीं चलने वाला। आप अल्टीमेटली आपको उसके एग्जीक्यूशन प्लान के बारे में बात करना पड़ेगी, उसका विजन और उसका पर्सपेक्टिव क्या है कि अगले 5 साल में हम किस तरीके से करेंगे। बीजेपी का आप देखिए कि 2047 पे बात करना शुरू किया था और अगले 1000 साल तक आ चुके हैं कि अगले 1000 साल तक हमको देश को कैसे बनाना है। तो अब उसके पीछे का क्या लॉजिक है, आर्ग्यूमेंट है, वो अलग बात है, लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट पीछे से जुड़ता है कि 1000 साल से हम दूसरों के नियंत्रण में हैं या इन्वेडर्स के उसमें हैं, तो एक अलग तरीके का नैरेटिव उसके साथ में जाता है। मुझे लगता है कि इस फ्रंट पे जो है वो कांग्रेस अपने आप में जो विजनरी
एक आइडियोलॉजी होने की जो बात, एक संभावना उसके साथ देखी गई थी, वो हमको कहीं पर वहां पर वो ये दिखाई बहुत नहीं देता है। इंटरेस्टिंग उन्होंने बात करी, हाँ, और बहुत actually। सैड कि हम बेरोजगारी भत्ते की बात होती है लेकिन यहीं पर मैं रोजगार आपको की बात, इट्स अ बहुत- वेरी सैड। बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ। वैसे ही अस्पतालों में भी आप कह रहे हैं ना कि 25 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, ये देंगे, बट सरकारी अस्पतालों की हालत तो देखिए, उसकी हालत सुधार उसकी नहीं- हालत नहीं सुधार। यहाँ भोपाल में मैं, मेरी जो गुरु थी उनके साथ में थिएटर करता था, विभा दीदी अब नहीं रही, और हबीब साहब, तब हबीब तनवीर जी, उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार वाक़या बताया कैसे लोग शब्दों से खेलते हैं। उसके उदाहरण के तौर पे बस 1 मिनट में बताता हूँ आपको। तो एक बार वो लोग विरोध कर रहे थे और हबीब साहब भारत भवन में वो थे सब, तो उन्होंने कुछ कहा तो हबीब साहब ने अपना पाइप निकाला और बोले, अरे आपको तो मुझे जूते मारने चाहिए। तो विभा दीदी और आक्रोशित हो गई कि कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब देखिए मैं महिला हूँ, कलाकार हैं हम, इतने सीनियर आर्टिस्ट, और ऐसी बातें कर रहे हैं हबीब साहब। तो हबीब साहब ने अपने शब्द सिर्फ पॉज चेंज किया, अरे सही तो कह रहा हूँ मैं, अगर इतना बुरा हूँ तो आपको तो मुझे जूते मारने चाहिए। एक भी सेंटेंस नहीं, सिर्फ पॉज चेंज किया। तो दोनों जो राजनीतिक दल हैं वही कर रहे हैं। जो बेरोज़गारी भत्ते की सचिन भाई ने बात की, बड़ा इंटरेस्टिंग है। छत्तीसगढ़ में पिछले इन्होंने ऐसे ही अखबारों में इश्तिहार दिया था कि बेरोज़गारी भत्ता देंगे। हम लगातार पूछते रहे और जाके लोगों को भी पूछना चाहिए, चौथे साल में जाकर बजट में प्रोविज़न हुआ है ना, 4 साल कुछ नहीं दिया बेरोज़गारी भत्ता। और जब हम पूछे तो हम पूछते थे, यहाँ पर भी जब सरकार बनी तो हम तीसरे महीने से पूछना शुरू कर दिया, तो दोनों जगह तर्क एक ही था, अरे सरकार तो हमने 5 साल के लिए चुनी है ना, आप लोगों ने बनाई है, तो मतलब हम कभी देंगे, हमारा जब जन्ने लाही का मन करेगा तो कभी आपको दे देंगे, ऐसा थोड़ी है। 5 साल हम 4 साल 8वें महीने में कुछ दे देंगे, तो ऐसा वाला हिसाब किताब था। मुझे इसमें एक चीज़ और बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब आप एक चीज़ देखिए कि UPA 1 और UPA 2 के समय राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, मनरेगा आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। आप इतना घूम रहे हैं, आपने कहीं सुना कांग्रेस को ये कहते हुए कि ये चीज़ें जो है वो हमने 10 सालों में इन लोगों को ये दिया था, इसका मतलब ये था, समाज के प्रति हमारा नज़रिए था, हम क्यों ये चीज़ करना चाहते थे और इसके मायने क्या हैं? आपने कभी किसी को भी, टॉप लीडर से लेकर के, मैं सबसे ऊपर का जो लीडर है, मुझे पता नहीं सबसे ऊपर का लीडर एक्चुअली है कौन आजकल कांग्रेस में, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी व्यक्ति क्या 5 मिनट मनरेगा के ऊपर बात कर सकता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात कर सकता है? तो जो एक तरीके से एक सोशलिस्ट वेलफेयर अप्रोच, जो राइट्स बेस्ड अप्रोच लेके आ रही थी कांग्रेस, या जो एक चीज़, एक बदलाव लाने की एक तरीके से जो कोशिश हो रही थी कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अगर हमको लोगों को प्रोटेक्ट करना है और वेलफेयर का कॉन्सेप्ट अगर हमको बरकरार रखना है, तो वो एक प्रोसेस शुरू हुआ था। लेकिन इतने सालों के बाद, मतलब लगभग कई कानून आए हुए, अब लगभग 2 दशक हो रहे हैं। 2005 में मनरेगा आया था, 2023 में हमें 18 साल गुजर गए। अब मुझे एक चीज़ सोचिए कि 18 साल से, अगर मान लीजिए 20 साल से मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस नहीं है और एक पूरी नई जनरेशन आपके पास आ गई जो वोट देंगे, मतलब जो 2003 में पैदा हुआ होगा वो पहली बार शायद अब वोट देगा, उसको तो कभी पता ही नहीं होगा कि इन कानूनों के और वेलफेयर के और इनके मायने क्या है। कांग्रेस ये जो मतलब पूरी लर्निंग है, ये तो पूरी बजरंग खत्म बली हो गई। लेकर घूम ये रही जो है। चीज बोली गई है, ये मैंने रियलाइज किया था जब 33% वुमेन रिजर्वेशन की बात आई, तो तब सब तरफ से सारे कांग्रेसी एक्टिवेट हो गए, ये तो हमारी स्कीम थी और ये अब इम्प्लीमेंट हो रही है। तो इसी तरीके से अगर ये सारे स्कीम्स लाइन अप करते, मुझे लगता है कांग्रेस को ना अपनी मार्केटिंग एजेंसी बदल देनी चाहिए, क्योंकि वो जो एजेंडा है वो एजेंडा उनका एक ही हो गया है कि अगर आप 5 रुपये दोगे तो हम 15 रुपये देंगे, अगर आप ये इतना दोगे तो हम इतना देंगे। तो वो जो लकीर बड़ी करने वाली बात बोली, और जो वाकई कांग्रेस के पास सब्सटेंस है लेकिन दिखाया मुझे जा रहा है। इस चीज से थोड़ा सा डिसएग्री करते हुए, जोड़ हाँ, देता हूँ। जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, बहुत मजेदार ये वाक्य होता है और इनको अपने मानस में अंकित करना है। तो उसमें जब प्रियंका गांधी आई थी जबलपुर में, तो पूरे शहर में उन्होंने हर जगह पर, हर चौराहे पे गदा रखी थी, अच्छा, और एक हनुमान जी उनके साथ घूम रहे थे। उनका कहना था कर्नाटक से हनुमान हम लेकर के आए हैं। कांग्रेस के दफ्तर में वो हाँ, वो एक बजरंग सेना को के लोगों को। अच्छा हाँ, ये भी तो मजेदार है, पिछले चुनाव में कंप्यूटर बाबा, मिर्ची बाबा बीजेपी के थे, फिर कांग्रेस में आ गए। वैसे ही जो कथावाचक हैं प्रदीप मिश्रा और वो बागेश्वर धाम वाले, उनको जाकर भी पैर छुआ गया, जबकि वो हिंदू राष्ट्र और तमाम बातें करते अच्छा, थे। बागेश्वर बाबा का यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट है वैसे? Just as a आए side. थे अभी 5 लाख मैं कभी मिला नहीं, मनीषा को मिलवाते। 5 मुझे लाख थोड़ा लोग सा आए खाली थे। आपकी जो बात थी उससे डिसएग्री करते हुए, मार्केटिंग टीम, PR मशीनरी बदलने की बजाय
आपको अपने विजन के ऊपर दृढ़ता होनी चाहिए, उसके ऊपर भरोसा होना नहीं चाहिए। है, तभी तो वो कह चीज रहे तो हैं। वो फिर PR मशीनरी कोई मार्केटिंग एजेंसी नहीं कर पाएगी। अगर आपको अपनी जिन जिन योजनाओं की बात की हाँ, आपने, वही हम वो कह रहे अगर हैं। आपने अंदर से उसको जज्ब नहीं किया है, नहीं भरोसा है। नहीं है, तो कैसे हो पाएगा? नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि नहीं है। वाकई ये बहुत सही पॉइंट बोला है कि कांग्रेस ने अगर सही टाइम पे इतने पूरे लिस्टिंग करते, गुड गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी पे बात करते, इतना ही काफी था अपनी लकीर बड़ी करने के लिए। मनीषा, आई थिंक वी शैल रैप दिस शो क्योंकि धूप आ रही है। लेकिन आई थिंक बातें बहुत हैं, लेकिन आई थिंक तो प्रतीक से बात करते हैं और फिर सबसे अपना लास्ट वर्ड लेंगे। फिर प्रिडिक्शन तो रिपोर्टर्स को नहीं देना चाहिए कभी भी, लेकिन फिर भी इलेक्शन शो में मजा नहीं आता जब तक हम थोड़ा शो ना करें। कांग्रेस स्ट्रांग नजर आ रही है जितना हाँ। सब, तो इतना हमने क्रिटिकल एनालिसिस सुना कांग्रेस का, लेकिन क्या काम कर रहे हैं उनके लिए ग्राउंड पे? और काम बीजेपी, उनके लिए कुछ सेकंड नहीं क्वेश्चन काम आई एम कर एडिंग, 18 साल से है, एंटी इनकम्बेंसी हम फिर सीटों भी का गेम में prediction है, नहीं करेंगे। तो उनके लिए क्या काम कर रहा है? बेसिकली कांग्रेस ने जीत रही, बीजेपी हार रही, मतलब जो मेरे को समझ में आया MP में। और दूसरा क्या बोला था आपने? विकल्प ही नहीं है हाँ। कोई लोगों को। कुछ option नहीं है। बीजेपी का इतना कैंपेन अभी भी गेम में है, ऐसे कैसे मतलब? बीजेपी एक उनके बात लिए क्या काम बीजेपी करे? के मानना पड़ेगा, बीजेपी फाइट करती है लास्ट तक इलेक्शन और तबीयत से लड़ते हैं वो। मैं कांग्रेस के ऑफिस में गया था, संडे था, तो एक्चुअल में संडे मना रहे थे चुनाव के वक्त। और मतलब एक्चुअल में वो, और बीजेपी वाले वहाँ चले जाओ, आप बता दो रिपोर्टर हो, वो आपको बुकलेट दे देंगे, तुरंत आप लाइनअप करा देंगे, इससे मिला देंगे, उससे मिला देंगे। कांग्रेस बहुत लड़ने में बहुत पीछे है। और करने की भूख। मतलब जो बोलते हैं ना कि वो जिताए होता चुनाव भी, मतलब जैसे अगर यही अगर नैरेटिव अगेंस्ट होता भी बीजेपी और उल्टा कर देते हम, तो कांग्रेस सरेंडर कर चुकी होती कब की, पहले ही सरेंडर कर दिया होता उन्होंने। तो वो बहुत बड़ा फर्क है ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। उनमें, इसमें तो बीजेपी कांग्रेस के कैंपेन में क्या उनके लिए काम कर रहा है और बीजेपी के कैंपेन में क्या काम कर रहा है? वी कैन आस्क आपसे सबसे ये लास्ट वर्ड लेते वी कैन एंड। मतलब काम तो वही चल रहा है, सारे स्कीम्स हो रहे हैं। अभी जो मैं बता रही थी, ये स्कीम अगर 5 रुपए की होती तो वो 10 हो जाता है, बट अभी जो जनरल पब्लिक का है, दे वांट अ चेंज। So basically the change will be a major factor to bring in Congress. That's what I हो गए feel. बेसिकली ये कि हाँ कुछ हाँ एग्जैक्टली। और आप ऑलरेडी बता ही चुके हैं अनुराग जी की, देखिए दोनों तरफ ही सेम सोच है, लेकिन क्या है कि चेंज से ये है कि उम्मीद थोड़ी सी बनी रहती है। अनुराग, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस कैंपेन एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ बीजेपी कैंपेन। सी मुझे तो ऐसा लगता है कि एक तो बहुत ही क्लोज इलेक्शन है, तो प्रेडिक्शन तो वाकई बहुत मुश्किल है। कांग्रेस आराम से बैठी है, उसको लगता है कि विंड्स एंड वेव से कोई आएगा चाय की तश्तरी में और उनको सत्ता दे जाएगा, तो वो बहुत मुश्किल है। बीजेपी फाइट कर रही है, लेकिन 18 साल का वो एंटी इनकम्बेंसी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो वो एक उनके खिलाफ जाता है। और जो दोनों जन कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रही हैं इस स्टेट में, जैसे वो बाहर जाएंगे तो रेवड़ी हो जाएगा दोनों पार्टियों के लिए, तो वो अब किसके पक्ष में कौन जाएगा ये भी फिर से कहना मुश्किल है। पर ये ज़रूर है कि अगर आप देखिए तो अकेले शिवराज सिंह चौहान ने 230 में से कल की तारीख तक 140 विधानसभाएं कवर कर ली हैं। वो औसतन हर दिन 10 से 13 सभाएं करते हैं, रोड शोज़ करते हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेता भी एक दिन में 4 से 5 सभाएं करते हैं, रोड शोज़ नहीं करते उसमें। तो आप मतलब सिर्फ एक मेहनत का अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई ये कह रहा है, क्योंकि पिछले जब से इन्होंने सत्ता संभाली है, हर दूसरे दिन दिल्ली से किसी जर्नलिस्ट का फ़ोन आता था, अरे शिवराज को हटा रहे हैं क्या, यहाँ तो तेज़ खबर है। ऐसा कुछ नहीं हुआ 3 साल। जैसी दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आया, शिवराज को ड्रॉप कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत बड़े OBC लीडर है, ड्रॉप नहीं होने वाले। तो जो भी होगा, आप इलेक्शन के बाद भी देखिएगा कि ये सारी खबरें कि वो सिर्फ CM नहीं बनेंगे और उनको उतार दिया गया, उनको हटाना बहुत मुश्किल है। और जो भी आगे जा रही है बीजेपी, प्लस में भी दिख रही है, उस आदमी की मेहनत तो है, या आप किसी से भी इनकार कोई नहीं करेगा। जो ये कह रहे हैं जैसे भी बोला उन्होंने, 2018 में भी मतलब जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह एक तरफ, अकेले फाइट शिवराज सिंह चौहान ने की थी और ज़बरदस्त फाइट की थी उन्होंने, बिल्कुल वो कंपटीशन क्लोज पे ला दिया था। और अभी भी वो ज़बरदस्त तरीके से, मतलब जो बात अभी बोल रहे हैं MP के मन में मोदी, तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। ये पूरा इलेक्शन जो फाइट कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं। सचिन जी, आपके लिए वही सवाल। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और जो पॉजिटिव साइड है वो तो यही है कि 18 साल के बाद एक तरीके का जो माहौल है वो बेनिफिट करेगा, क्योंकि वो भी यही मान के चल रहे हैं कि अपने आप ही रिजल्ट हमारे उसमें आएगा। तो ये वाला एक जो मतलब इसको यही वीकनेस भी है और शायद यही स्ट्रेंथ भी है, ये कुल मिला करके वो चल रहा है। लेकिन दूसरी बात जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण जो लगती है वो ये है कि कुछ चीज़ें इस बार के चुनाव से बहुत अलग तरीके से निकल के आएंगी।
पहले बात तो ये है कि लोग जो है वो किस आधार पर वोट कर रहे हैं, मतलब जो हम पूरी बात करें ना भ्रष्टाचार की, विकास की, या जाति के आधार पर या कम्युनलिज्म के आधार पर, मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है ये वाला जो चाहे वो लोकसभा का होगा या विधानसभा का होगा, शायद ये शुरुआत होगी कि कितना और आगे तक ये चीज़ चलने वाली है, शायद उसका कुछ एक असर यहाँ पर, एक शुरुआत यहाँ पर एक रूप में दिखाई देगी। दूसरा, लोगों को अगर कहीं ना एक स्तर पर और ये चीज़ देखने की ज़रूरत होगी कि क्या इसको इतना ब्लैक एंड वाइट देखा जा सकता है अब कि ये कांग्रेस है और ये बीजेपी है, क्योंकि जिस तरीके से इस पार्टी से उस पार्टी में जाना आना इस बार हुआ है, बहुत साफ तौर पर हुआ है, और बाकायदा उनको वोट दिए गए हैं, और वादे भी एक ही जैसे, और वादे भी एक जैसे हैं। तो क्या वास्तव में ये जो है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है क्या? तो ये जो चीज़ है ये भी कई मतलब लोकल लेवल तक अगर हम जा करके देखेंगे तो शायद ये कन्फ्यूजन भी एक रोल प्ले करेगा। या तो लोग बहुत साफ समझ रखते हैं कि क्या हो रहा है, कौन सामने है, उसको हम देखने की कोशिश करें। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल जो है वो लोकल फेसेस के ऊपर भी एक बड़ी बात जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई देगी, ये भी एक फैक्टर है। तीसरा एक पॉइंट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जो मुझे लगता है कि इसमें हम बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हम एक जो तीसरा जो समूह है उसको हम थोड़ा नज़रअंदाज कर रहे हैं। निर्दलीय के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में, गोंडवाना के रूप में, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने आप में ये एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो जीतेंगे। कितने जीतेंगे वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हम सब जानते हैं कि 1000, 2000, 3000 का मार्जिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है विधानसभा चुनाव में। लगभग 9% वोट रहा है लगभग। तो अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि ये एक संभावना लगती है कि हो सकता है कि 10 से 15 के आसपास की जो सीटें हैं वो शायद ये जो लोग हैं ये सब मिला करके अपने खाते में ले आएँ, क्योंकि आदिवासी इलाकों में पिछले 3-4 सालों में गोंडवाना ने अपना काफ़ी बेस बनाया है। तो केवल बीजेपी और कांग्रेस के नज़रिए से ही नहीं है, बल्कि जो तीसरा समूह है वो तीसरा समूह भी जो है अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका बिल्कुल ये निभाने बात वाला है। रह गई थी। पर बसपा और गोंडवाना खास करके, समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में भी बहुत ज़्यादा वोट प्रतिशत नहीं था, निर्दलियों से भी कम था, लेकिन बसपा और गोंडवाना को ज़रूर वहाँ देखना पर चाहिए बसे उनके भी बाद। हैं। बिल्कुल ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनदर इलेक्शन शो। ये हमारा मॉर्निंग शो था भोपाल से। आज हम इंदौर की तरफ जा रहे हैं। मे बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक रोड शो, विशाल जनसभा होने वाली है, तो शायद हम वो कवर करेंगे, और इंदौर में 1-2 दिन रहेंगे। सो कीप वॉचिंग अनदर इलेक्शन शो। सब देख लिया? अब ये देखिए, And remember that this election coverage is completely funded by people, by our viewers like you. So if you want to support our election reporting, and this time we have combined forces, News Laundry और News Minute साथ साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर आप हम दोनों के इलेक्शन एफर्ट्स को सपोर्ट करना चाहेंगे, प्लीज गो टू www.newslaundry.com/election-fund. Contribute an amount you like to power our election reporting. Keep watching another election show. News Laundry and The News Minute. will be hitting ground zero together, where our team of reporters and producers will bring you authentic and nuanced election coverage. So contribute now. Log on to newslaundry.com/election-fund and help us make election coverage great again. Because we are stronger together.